डू यू नो, जो सांस हम लेते हैं उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर्ड टू जो सांस हम छोड़ते हैं उसकी तुलना में। जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो आखिरकार जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कैसे हुआ? इसका मतलब अल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। और अल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया होगा? तो ब्लड से आया होगा। और ब्लड में कौन दिया होगा? तो टिश्यू ने रिलीज किया होगा, क्योंकि हमारे टिश्यूज पे, हमारे सेल में जो रेस्पिरेशन होता है उसका इंड प्रोडक्ट जो होता है वो CO2 होता है। तो सेल्स ने रेस्पिरेशन करके CO2 को टिश्यू फ्लूइड में रिलीज किया। टिश्यू फ्लूइड से वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड में आया और उस ब्लड से वो अल्वियोलाई पे आया। तो आखिरकार हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे अल्वियोलाई में कैसे जाता है? इस मैकेनिज्म को समझाने में मदद करता है एक इफेक्ट जिसका नाम है हेल्डेन्स इफेक्ट। आइए समझते हैं। हेल्डेन्स इफेक्ट हमेशा वहीं पे अप्लीकेबल होगा जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? हाई होगा। और यूजुअली अगर आदमी जिंदा है इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो अल्वियोलर साइट पे ही हाई होगा। सीक्वेंस क्या है? ब्लड जा रहा है टिश्यू से अल्वियोलाई की तरफ। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 45। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 40। अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 104। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 40। तो जो ब्लड टिश्यू से अल्वियोलाई की तरफ जाता है उस ब्लड को हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वेन के माध्यम से जाता है, इसको वेनस ब्लड भी कहा जाता है। जो वेनस ब्लड होता है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 होता है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा यानी कि 45 होता है। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में होगा ना वो तीन फॉर्म में होगा। 7% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, जबकि 70% कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है ब्लड प्लाज्मा में। हाउएवर, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लड प्लाज्मा में बनता है, लेकिन बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन तो आरबीसी में होता है। आरबीसी में बाइकार्बोनेट बनने के बाद ये बाइकार्बोनेट आरबीसी के मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करके प्लाज्मा में आता है और प्लाज्मा में सोडियम के साथ जुड़ के सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। और बचा हुआ 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आरबीसी में होता है, मतलब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा होता है। एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन के साथ CO2 भी जुड़ सकता है और हीमोग्लोबिन के साथ O2 भी जुड़ता है। तो अगर CO2 जुड़ता है तो स्ट्रक्चर का नाम होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो इन रूप में CO2 ट्रेवल करता है। चलिए, ये CO2 ट्रेवल कर रहा है ब्लड के माध्यम से और ब्लड पहुंच गया अल्वियोलाई के पास। अब सवाल उठता है कि ये ब्लड से CO2 अल्वियोलाई में कैसे जाएगा? तो यहां हेल्डेन साहब समझाते हैं कि अगर अल्वियोलाई पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का उसके कैरियर मॉलिक्यूल के साथ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को जो ढो रहा है, जैसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ढो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उसके कैरियर मॉलिक्यूल, ढोने वाले मॉलिक्यूल के साथ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा और इस तरीके से CO2 यहां से डिसोसिएट कर करके अल्वियोलाई में डिफ्यूज कर जाएगा और अल्वियोलाई से हमारे एक्सहेल्ड एयर के माध्यम से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। कितना सिंपल है। हेल्डेन इफेक्ट कहां लागू होता है? whenever there is high PO2 it will lead to dissociation of carbon dioxide with its carrier molecule. In this way CO2 is released from deoxygenated blood to the alveoli which is exhaled into the atmosphere. It is Helden effect. ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।